हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए विज्ञान का एक वायरल पेपर लाए हैं। इस पेपर का आप संपूर्ण हल ज़रूर देखें। आपको 2025 के बोर्ड के एग्ज़ाम में यही पेपर देखने के लिए मिलेगा, तो आप वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत किया कीजिए। जितने भी प्रश्न हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में जब इस प्रकार से प्रश्न पत्र मिलेगा तो सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है अनुक्रमांक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा उस पे से आपको अनुक्रमांक लिख देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको नाम लिखना रहता है। ठीक है, देखिए पेपर का कोड है EO जो 824 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका विज्ञान के पेपर हल करने के लिए समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाता है। यानी 3 घंटा 15 मिनट में आपको इस प्रश्न पत्र को हल करना रहेगा और पूर्णांक रहेगा, टोटल 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। अब यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के बारे में आप सभी को प्रत्येक पेपर में बताते रहते हैं। यहाँ पे बताने का रीज़न ये होता है कि आप पहले से ही निर्देश के बारे में जानते रहिए, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जो छोटी सी गलतियाँ होती हैं उन गलतियों से आप बच सकें। इसलिए निर्देश को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। देखिए, पहला निर्देश है कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय मिलता है। प्रश्न पत्र जो रहेगा 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड A और खंड ब में 2 भागों में बटा रहता है। यहाँ पे देखिए, जो खंड अ होता है और खंड ब होता है, इसमें 3 उपखंड होते हैं। जैसे उपखंड क, ख, ग, इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित होगा। खंड अ जो होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना रहता है। समझ में आ गया ना। अब देखिए, अगला है कि खंड अ के जो बहुविकल्पी प्रश्न रहे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहने वाला है। आपको एकदम रियल पेपर दिखा रहे हैं, इस पेपर को आप जरूर देखें। खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, यानी कि आपको उसका उत्तर पुस्तिका पे लिखना रहता है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, प्रत्येक प्रश्न के सामने अंकित किया रहेगा। खंड ब जो है उसमें उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल कीजिएगा। ठीक है, और सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। ये जो इम्पोर्टेंट जो निर्देश थे आप सभी को बता दिए हैं। अब यहाँ से चलिए आपको प्रश्न हल करते हैं। देखिए, खंड अ के पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। उपभाग फर्स्ट है, जिसमें आपको पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है कि किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो आपको बताना है कि वह लेंस कौन सा होगा। अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, समतल लेंस होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और साथ में सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पॉइंट को पकड़िएगा, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो किस लेंस में बनता है, तो ये बनता है आपका अवतल लेंस में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। देखिए, आपको बता देते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ एक प्रकार का ही प्रतिबिंब बनता है, वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें वास्तविक, उल्टा, ठीक है, और वस्तु से छोटा, कभी बड़ा, इस प्रकार से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी यानी 20 सेंटीमीटर दिया है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि कुल मिला के आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए, इस प्रकार के सवाल को आप कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल सा होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है आपका कि फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी यानी फोकस दूरी की एफ से दिखाते हैं, एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या अपान में 2 होता है। तो देखिए, यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आर का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। 20 और बटा में 2 भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 10। और यही 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिए। कभी कभी डायरेक्ट बहुविकल्पी में यही फार्मूला आपको दे देता है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि प्रकाश में कौन सी ऐसी घटना होती है जिसके कारण आपका प्रकाश जो आकाश होता है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन को देख लीजिए, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण,
विक्षेपण के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि आकाश में जब प्रकीर्णन की घटना होती है तो आपका आकाश किस कलर का दिखाई देता है, नीला कलर का दिखाई देता है। ठीक है, देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, चौथे नंबर का। एक लेंस की क्षमता दिया है प्लस 2 डायोप्टर दिया है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में बताना है। तो सेंटीमीटर में क्या होगा, तो देखिए आपको इस सवाल को हल करके बता देते हैं। देखिए आपका क्षमता बराबर होता है, आपको देखिए क्षमता को पीस दिखाते हैं। पीस कल टू फार्मूला होता है 1/f, लेकिन इस फार्मूला का प्रयोग कब करते हैं कि जब आपका फोकस दूरी मीटर में दिया रहता है तब यह फार्मूला यूज करते हैं। और जब यदि आपका देखिए सेंटीमीटर में पूछेगा तो यहाँ फार्मूला होता है 100/f, सेंटीमीटर में लगाना होगा तो ये फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सवाल में दिया 2 डायोप्टर, तो पी की जगह पर लिखिएगा 2 और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/f हो जाएगा। जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आपको ये लगाना है। अब देखिए इसी को केवल हल करना है। देखिए एफ का गुणा 2f में करें 2 गुणे f हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो f बटा कितना हो जाएगा 100 और बटा के 2 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 सेंटीमीटर दिया कहाँ पे है, तो ऑप्शन को देखिए। अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो 50 यहाँ पे भी दिया है, 50 यहाँ पे भी दिया है, तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा होगा। तो देखिए आप कैसे लगाएं, देखिए ये प्लस में जब रहेगा ना तो इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए प्लस में डायोप्टर दिया रहेगा क्षमता, तो आपका फोकस दूरी भी प्लस में ही आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर का प्रश्न क्या है आपका, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि फ्यूज तार को किस में जोड़ा जाता है, भू संपर्कन में। याद रखिएगा फ्यूज तार को कभी भी भू संपर्क में नहीं जोड़ा जाता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। उदासीन तार में, तो फ्यूज तार को उदासीन तार में भी नहीं जोड़ा जाता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जीवित तार, जीवित का मतलब होता है फेज में। आप फ्यूज देखिए घर में जब भी यूज करते होंगे तो फ्यूज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो फेज में लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्या बोला जाता है, फेज तार को ही जीवित तार बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला हो जाएगा। आप दिमाग में ये याद रखिएगा कभी भी फ्यूज को भू संपर्क में या उदासीन तार में कभी नहीं जोड़ा जाता है। ये तो ऑप्शन इसी तरह आपका हट जाएगा, तो जो ऑप्शन बचेगा वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, 6ठा नंबर का। देखिए क्या है, यदि शक्ति, कार्य और समय के मात्रा क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यहाँ पे हो सकता है। देखिए आपको केवल फार्मूला जब याद रहेगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए आपका शक्ति, कार्य और समय का फार्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर होता है यहाँ पे फार्मूला, शक्ति बराबर कार्य बटा के समय होता है, ये शक्ति का फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रदर्शित किया गया वहाँ पर रख लीजिए। देखिए क्रमशः दिया है तो शक्ति को x1 से दिखाया गया तो x1 रखिए, कार्य को x2 से दिखाया गया तो x2 रखिए अपान में, और समय को x3 से दिखाया गया तो x3 से देखिए। क्यों ऐसे लिया है आप, तो यहाँ पे देखिए आपको क्रमशः दिया है ना, यानी क्रम पहले शक्ति दिखा तो शक्ति का ये होगा, कार्य का ये वाला होगा और समय का ये वाला, इसीलिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख के बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका तिर्यक गुणा कर इसका यहाँ पे करेंगे तो x1 इंटू x3 बराबर क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। अब यही वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, ऑप्शन में खोजना है कि x1 इंटू x3 कहाँ पे दिया है। देखिए x1 x2 दिया है, x2 x3 दिया है, x1 x2 x3 सब दे दिया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं, तो इस टाइप के सवाल भी आप समझ लीजिए। फार्मूला बस याद रखिएगा, फार्मूला पर रख के आपको तिर्यक गुणा करके आपको बताना रहता है। अगला सवाल देखिए 7वां नंबर का सवाल है आपका कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा आपको बताना है कि 2 सेकंड में आपकी कितनी आवेश प्रवाहित होगा। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, तो यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू होता है IT, आप पढ़े होंगे, यानी I यहाँ पे धारा है, T क्या है आपका समय है। अब यहाँ पे मान रख लीजिए, I का मान कितना दिया है 10 गुणे सेकेंड कितना दिया है समय मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 20, और इसका मात्रक आवेश का क्या होता है कुलाम होता है, तो ये हो जाएगा आपका 20 कुलाम। अब ऑप्शन में देख लीजिए 20 कुलाम दिया कहाँ पे है, तो ऑप्शन में जब देखेंगे तो देखिए आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां का सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
उपभाग 2 देखिए, जिसमें रसायन विज्ञान के आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, 8वां देखिए प्रश्न क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको बताना है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। CaSO4.12H2O पढ़ा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइमी हाइड्रेट पढ़ा जाता है। तो पेरिस आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये होता है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ में जिप्सम याद रखिएगा, ये जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम को होता है, ये जरूर याद रखिएगा, जिप्सम। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे, कभी कभी आपसे पेपर में पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपके जल के कितने अणु हैं। तो कितना है, 1/2 मतलब आधा है। जबकि जिप्सम में पूछेगा कि जिप्सम में जल के कितने अणु हैं, तो कितना है, 2 अणु हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप साथ में तैयार कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 9 नंबर का कह रहा है कि pH मान 8.5 वाला विलियन है। आपको बताना है कि जब 8.5 pH मान है तो उस समय क्या होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा या उदासीन होगा। तो देखिए आपका 7 से अधिक जब रहता है तो क्या हो जाता है, आपका क्षारीय माध्यम हो जाता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 7 से कम रहता तो क्या बताते, अम्लीय बताते। यदि 7 रहता तो क्या बताते, उदासीन बताते। तो आप इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट याद रखिएगा। अब 10 नंबर का सवाल देखिए, आपका IUPAC से संबंधित पूछा गया है कि इसका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए CH3CH बॉन्ड CHO दिया है कि IUPAC नाम बताना है। देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला के रूप में CH3 निकला है। तो देखिए ये आप गिनिएगा, देखिए सीरीज में गिनिए, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। देखिए आपको क्या करना है कि जिधर से आपका क्रियात्मक समूह दिया रहता है उस साइड से गिनना रहता है। तो आपको इधर से कभी नहीं गिनना है। ठीक है, इधर से कभी आपको गिनना नहीं रहता है। जिधर क्रियात्मक समूह दिया रहता है उस साइड से गिनना। देखिए 1 2 3। देखिए ये जो श्रृंखला है कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। इसका मतलब 2 आएगा। देखिए यहाँ 2 दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए 2 यहाँ पे दिया है, 2 यहाँ पे दिया, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, मेथिल। तो 2 मेथिल यहाँ भी दिया है, 2 मेथिल यहाँ भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन। और यहाँ पे CHO रहता है तो यहाँ क्या जोड़ा जाता है, अल जोड़ा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनल पढ़ा जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रोपेनल लिखा है जबकि यहाँ पे प्रोपेनाल लिखा है, तो प्रोपेनाल नहीं होगा, क्या होगा, प्रोपेनल होगा। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का क्या है आपका। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी देखिए आपको बता देते हैं 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए। अब पूछेगा कि वो कौन सा तत्व है, तो हमेशा वो बताइएगा अधातु होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब बाह्यतम कोश में यदि 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वह आपका अधातु होता है। यहाँ धातु को बता देते हैं, धातु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन। यदि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसे बोला जाता है धातु। यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में केवल 4 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। तो तीनों ऑप्शन को आप समझ लीजिए, इस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपसे रासायनिक सूत्र से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे बताएंगे। देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का देखिए CaNO3 सही है, Ca3 तो कभी होता नहीं है, ये तो लगेगा नहीं। Ca2NO3 ये होगा नहीं। तो आपका देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन देखिए आपको बताते हैं कैल्शियम पे संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे NO3 के बगल में 2 दिया है, नहीं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन बचेगा आपका, बी वाला CaNO3 ट्वाइस। तो आप याद रखिएगा कैल्शियम नाइट्रेट का क्या होता है, CaNO3 ट्वाइस होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं ना। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का आपको पहचान पहले बता दें, कैसे पहचान करेंगे। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहचान होता है कि आपका सूत्र होता है CnH2n-2 मिल जाए या आपको CnH2n के रूप में मिल जाए। तो ये जो होता है आपका क्या हो जाता है, एल्कीन का ये सूत्र है और ये एल्काइन का है, इस रूप में मिलेगा। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो दुगुना से दो कम है, इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जबकि इसके अलावा जो आपके सामने 3 ऑप्शन नजर आ रहा है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस रूप में जहाँ भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से उपभाग 3 प्रारंभ होता है। उपभाग 3 में जीव विज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगला देखिए प्रश्न है 14 नंबर का कि रक्तदाब नापा जाता है, यानी रक्तदाब किससे नापेंगे। अब ऑप्शन दिया है स्फाइगो मैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा। तो देखिए रक्तदाब को जो मापा जाता है किससे मापा जाता है, इस फाइगोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन आपको बताना है। आपको हार्मोन से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। देखिए थायरॉक्सिन आप पढ़े होंगे तो ये मनुष्य में पाया जाता है, इंसुलिन भी मनुष्य में पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो होता है पादप में पाया जाता है। और पादप में पूछा है तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि साइटोकाइनिन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पादप हार्मोन होता है। ठीक है, यानी पादपों में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ से आपसे पूछा है कि एक लिंगिक पुष्प आपको बताना है कि इसमें से एक लिंगिक पुष्प कौन सा है, गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक लिंगिक पुष्प के अंतर्गत कौन आता है, तो पपीता आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है पुनर्जनन का उदाहरण है। देखिए पुनर्जनन के अंतर्गत हाइड्रा दिया है, ब्रायोफिलम दिया है, अमीबा है या प्लेनेरिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट होता है। देखिए आपको बता दें पुनर्जनन जो होता है आपका हाइड्रा में भी होता है, इसके साथ में प्लेनेरिया में भी होता है, प्लेनेरिया। तो देखिए दोनों में होता है। और देखिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रा प्लेनेरिया दोनों दिया है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा देंगे तो आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इसलिए कि जो पुनर्जनन की अभिक्रिया होती है दोनों में होता है। तो देखिए आपका ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। इन दोनों में से लगाना है तो केवल एक ही ऑप्शन लगाइए, दोनों ऑप्शन मत लगा दीजिए, ए और डी दोनों मत लगाइएगा ना। इन दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन आप गोला भरिएगा, वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका 18 नंबर का। देखिए ये आपका पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। तो ये प्रश्न आप याद रख लीजिएगा, आपके पेपर में ये प्रश्न बहुत पूछता है कि ओजोन परत का जो क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कभी कभी इसका सूत्र भी दे देता है, तो आप याद रखिएगा CFC कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CFC को कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक परितंत्र है। देखिए ये भी आपके पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे कि प्राकृतिक परितंत्र क्या है, गमला है, जल जीवशाला है, खेत है या वन है। तो क्या है आपका, वन को आप लगाइएगा। प्राकृतिक परितंत्र क्या है आपका, वन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर का जो प्रश्न है ये भी आपका किससे पूछा है, पर्यावरण से ही। तो देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए पर्यावरण से कितने बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए जो पर्यावरण का जो लास्ट वाला चैप्टर है ना उसको छोड़ के मत जाइएगा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, यानी उत्पादक मतलब होता है जो उत्पादन करते हैं। जैसे पेड़ पौधा क्या हो गया, फल का उत्पादन, ठीक है, करते रहते हैं। यहाँ उत्पादन में कौन आ जाएगा, हरे पौधे, नील, हरित शैवाल, ये क्या होते हैं, उत्पादक के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं। अब यहाँ से देखिए खंड ब है, खंड ब के आपके सभी प्रश्न बता देते हैं और इन प्रश्नों को देख के आप समझ सकते हैं कि आपको बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। सभी प्रश्नों को आपको बता रहे हैं, सभी प्रश्नों को आप एक बार तैयार जरूर कर लीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब यहाँ दिया PQR, 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम आपको केवल लिखना है। आपको देखिए प्रश्न में क्या करना है, दृष्टि दोष क्या होता है उसके बारे में लिखना है। अब यहाँ से बताना है कि इसमें कौन सा दोष पाया जाता है और कौन से लेंस इसमें प्रयोग किया जाएगा। देखिए P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को वो नहीं देख पाता है। तो पहले नंबर तो आपको यही बताना है कि ये कौन सा दोष होगा। तो देखिए निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, इसका मतलब इसमें कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस। यहाँ पे अवतल लेंस लगाएंगे, कौन सा, अवतल लेंस। बस आपको यही नाम लिखना था इसमें ना। देखिए दूसरा है कि
केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसमें देखिए, तो दूर की वस्तु को देख रहा है तो इसमें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि कौन से लेंस का प्रयोग करना है, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, उत्तल लेंस का प्रयोग करना है आपको। इस तरह बस एक एक शब्द का आंसर लिखना था, उत्तल लेंस। इसके साथ में देखिए, आर न तो दूर की वस्तु को और न ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, इसमें का मतलब हुआ कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष है, और दोनों दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो द्विफोकसी लेंस यूज किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो देखिए पहले में अवतल लेंस, दूसरे में उत्तल लेंस और तीसरे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। बस आपको यही आंसर देना था। क्या करना था, दूरदृष्टि दोष क्या है इसके बारे में बताना था। साथ में पहला, दूसरा, तीसरा जो पूछा उसमें लेंस कौन सा प्रयोग होगा ये आपको बताना था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको निम्नलिखित की गणना करके आपको बताना है कि कितना होगा। देखिए, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को एकदम आप तैयार कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसका आंसर आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को आपको हल करके बता देते हैं और समझा देते हैं। देखिए कैसे लगाना है। पहला प्रश्न आपको लगाना है, कैसे लगाएंगे, कह रहा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी मतलब देखिए W से दिखाया जाता है, WNG। इसका मतलब हुआ कि देखिए आपका क्या हो जाएगा कि VG हो जाएगा। VG मतलब होता है ग्लास में प्रकाश की चाल अपान ये हो जाएगा VW। यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि वाटर में प्रकाश की वाटर में जो यहाँ पे प्रकाश की चाल दिया वो लेंगे। देखिए VG कितना दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जल में प्रकाश की चाल दिया 2.25 × 10⁸, और कांच में दिया है कितना, 2 × 10⁸। देखिए कांच यानी ग्लास में कितना है आपका, देखिए कांच वाला बाद में तो बाद वाला मान रखेंगे, यानी 2 × 10⁸ अपान में वाटर में कितना है तो 2.25 और गुणे 10⁸। देखिए 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 2 यहाँ 2 अंक पे है तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए 100 का ऊपर, जिससे आपका 10 हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25। देखिए 25 चौको 100, 25 नवा कितना हो जाएगा, 25 नवा हो जाएगा 225, 4 दूना के 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए आप इसका 9 का भाग 8 में दे दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.85 और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको इतना करना था, टोटल इस पे 2 नंबर आपको मिल जाता। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं, दूसरा नंबर का हल कर दे रहे हैं, इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष यानी AN, देखिए क्या पूछा है, कांच का, यानी कि G होगा, क्या हो जाएगा G मतलब होता है ग्लास। इसका मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि AN, देखिए इसका फार्मूला होता है C/V होता है। V मतलब होता है ये ग्लास में अपवर्तनांक बताना। देखिए यहाँ पे देखिए C का मान जो यानी कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸, ये याद होना चाहिए आपको ना। V का मान देखिए कितना रखेंगे, अब ये रखेंगे या ये, तो देखिए कांच का है ना, तो कांच का कितना है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 × 10⁸। देखिए ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे कितना होगा 1.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगाए होते हैं और लगाना इसी प्रकार से आपको टोटल इस पर 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर भी किसी प्रश्न पर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों का आपको कैसे लगाना है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बस समझना है आपको। पहले देखिए आपको समझा देते हैं। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए प्रतिरोध का फार्मूला R क्या होता है, ρL/A होता है, ये होता है। अब देखिए यहाँ प्रतिरोध जो R प्रोपोर्शनल टू क्या रो है, यानी कि किसी भी
जो प्रतिरोध होता है किसी भी पदार्थ का, उसके पदार्थ की जो पदार्थ होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। साथ में प्रतिरोध तार की लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है, और प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है, 1/, क्षेत्रफल के ऊपर भी निर्भर करता है। इसके अलावा किस पर निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब साथ में कह रहा है कि देखिए आपका लंबाई मान लीजिए तार का क्या है, यल है, और इसके साथ में कह रहा है कि त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। इस प्रकार से है। अब देखिए इसी फार्मूला पे आपको लगाना है कि आर इक्वल टू रो यल अपान ए। देखिए यहाँ पे एरिया होता है, एरिया का फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब देखिए आर यहाँ पे क्या होगा, रो यल, यल देखिए कितना कर रहा है, 2 गुना का है ना। सवाल में देखिए, पहले सवाल में कहा है आपसे कि आर कितना हो जा रहा है, 2 गुना। यहाँ सवाल में देख लीजिए 2 गुना का है ना, कि पदार्थ के तार की लंबाई कितना, 2 गुना, यानी कि अब दूसरा क्या 2 गुना का 2l हो जाएगा बटा में पाई। अब देखिए तथा त्रिज्या कितना हो रहा है, आधी हो रहा है, आधी हो रहा है तो आधा कर दी त्रिज्या, आधा यानी कि आर बटा के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले हल कीजिए। देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, रो, ये कितना हो जाएगा 2l बटा के पाई। देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। देखिए भिन्न बटा के बटा आता है तो भिन्न पलट जाता है। इसका मतलब हुआ कि रो 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2l गुणे 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू रो, देखिए 2 4 दूना, यहाँ पे 4 को गुणा 2 में करेंगे कितना होगा, 8 होगा, 4 दूना के 8 l अपान पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए। देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 8 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे लिखिए रो, यहाँ पर क्या हो जाएगा यल अपान पाई आर स्क्वायर। अब समीकरण 1 से देखिए, यहाँ समीकरण 1 के क्या है, आर बराबर रो यल अपान पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिखिए, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पे, पूरे के जगह पे हम आर लिख सकते हैं ना। देख लीजिए यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर लिख लीजिए, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना था। टोटली 4 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, तो जैसे समझा है इसी प्रकार से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अब चौथा नंबर का प्रश्न देखिए। चौथा नंबर का क्या है आपका, कह रहा है निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। निम्नलिखित की सहायता से भौतिक राशियों की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बताना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बताना क्या होता है। फिर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम भी आपको बताना है। ये टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। या ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा में दिया है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा कि एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ए, बी तथा सी निकलते हैं। इसमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग आपको बताना है कि क्या होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप तैयार कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। देखिए वो भाग यहाँ पे सेकंड देखिए, ठीक है, जिसमें रासायनिक विज्ञान के प्रश्न है। 5वां नंबर देखिए, कह रहे एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर का रहता है। आप एथेनॉल वाला आप तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ में एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये टोटल 2 नंबर का इस प्रकार से प्रश्न आपका रहने वाला है। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। अब साथ में देखिए किस प्रकार के प्रश्नों का आपको तैयार करना है। निम्नलिखित को समझाइए। द्विव अपघटन अभिक्रिया क्या होता है या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। टोटल ये 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। इन प्रश्नों को भी आपको तैयार कर लेना है। देखिए साथ में आपको इस प्रश्न को भी तैयार करना है कि देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। टोटल कितने नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अच्छा 6 नंबर का देखिए पीएच मान क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, दहन अभिक्रिया क्या है। इस प्रश्न को साथ में तैयार कीजिएगा। अथवा में दिया है आपका क्या कि ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग कैसे करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। संक्षारण को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो टोटल ये 6 नंबर का, चाहे ये प्रश्न कीजिएगा चाहे ये वाला कर लीजिएगा। इन प्रश्नों को आप साथ में तैयार कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने उपभाग 3 स्टार्ट होता है। अब उपभाग 3 में क्या है आपका कि आपको जीव विज्ञान के प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और इसी प्रश्नों को तैयार करना है। देखिए आपका ये 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ओजोन क्या होता है,
यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिएगा। साथ में अगला है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के उदाहरण सहित समझाइए। टोटल ये 4 नंबर का। तो देखिए ओजोन क्या है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या है, उसको आपको समझाना रहता है। समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपको जो पर्यावरण से संबंधित जो चैप्टर है, इस चैप्टर को छोड़ के तो मत जाइएगा। अब देख लीजिए कि 3 बहुविकल्पी पूछा था, 2 2 4 नंबर का यहाँ पूछ लिया है, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो उस पर्यावरण वाले चैप्टर को तो एकदम छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टोटल ये कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। जैसे कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये मुकुलन क्या होता है। और देखिए आगे प्रश्न, इन प्रश्नों को साथ में तैयार कर लीजिए कि मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। टोटल 6 नंबर का। इसके साथ में दिया है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। यह भी आपसे देखिए यहाँ पे देखिए आपका पर्यावरण से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से पर्यावरण चैप्टर को एकदम छोड़ के नहीं जाना है, पर्यावरण चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये था आपका संपूर्ण वायरल पेपर। इस पेपर को आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।